यूपी में बीजेपी के नए चौधरी। नमस्कार, रणक्षेत्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। तो आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में शंखनाद हो चुका है। बीजेपी को मिला है नया प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। 7 बार के सांसद, गोरखपुर की धरती से निकले संगठन योद्धा और कुर्मी समाज का मजबूत स्तंभ। सवाल सीधा, तीखा और निर्णायक है। क्या यह नियुक्ति समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे पर सीधा प्रहार है? क्या अखिलेश यादव की तथाकथित सामाजिक इंजीनियरिंग आज से दरकने लगी है? मंच का दृश्य खुद बहुत कुछ कह रहा है। शंखनाद करते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, झंडा सौंपते हुए भूपेंद्र चौधरी, योगी आदित्यनाथ की बगल में बदलती हुई कुर्सी और उस कुर्सी पर बैठते ही बदलता हुआ सत्ता का संदेश। पंकज चौधरी ने आज साफ कहा कि मैं रूल नहीं रोल अदा करना चाहता हूं। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, ये उस राजनीति का ऐलान है जो सत्ता नहीं संगठन से चलती है। 4 सूत्र दिए गए: संगठन, संपर्क, संवाद और समन्वय। यही वो मंत्र है जो 2027 के रण की नींव भी रखता है। जब सपा पीडीए का नारा उछालती है तब बीजेपी कार्यकर्ता को शस्त्र और संगठन को ढाल बनाकर उतरती है। गोरखपुर से उठी ये आवाज केवल प्रदेश अध्यक्ष की नहीं है, राजनीतिक चेतावनी भी है। रणक्षेत्र में आज हम तमाम सवाल भी पूछेंगे और आज रणक्षेत्र पूछ रहा है कि क्या कुर्मी समाज का यह नेतृत्व पीडीए की राजनीति को ध्वस्त करेगा और क्या अखिलेश यादव के पास इस चुनौती का कोई जवाब भी है? यही है आज का रण और रणक्षेत्र में सवालों की आग अभी बाकी है। तमाम पैनलिस्ट उस मुद्दे पर जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनवाएंगे। सुनिए। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। बहनों और भाइयों, मैं इस अवसर पर धन्यवाद दूंगा चौधरी भूपेंद्र सिंह जी को, जो पिछले 3.5 वर्ष से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए प्रदेश के अंदर हर एक उन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने में अपना योगदान दे रहे थे। इस दौरान प्रदेश तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ा और आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष के चुनाव के साथ संगठन पर्व का यह दायित्व उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर हो चुका है। लेकिन नए दायित्व के कार्य हम सबके सामने नई चुनौती। निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दिया है और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ बैठ करके योजना रचना बना करके कैसे हमारी पार्टी और आगे बढ़े उसके लिए हम काम करेंगे। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर रोड मैप नहीं बना दी गई पंकज जी, बल्कि निरंतर काम करती है। एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को एक तो बहुत बधाई
राष्ट्रीय नेतृत्व का उनको आशीर्वाद मिला और राष्ट्रीय नेतृत्व का बहुत आभार और धन्यवाद इसलिए कि एक जनता से जुड़े और जनता के बीच में जिनकी बड़ी स्वीकार्यता है, ऐसे माननीय पंकज चौधरी जी को राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। निश्चित उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में नए इतिहास का सृजन होगा, सफल इतिहास का सृजन होगा और 2027 में 2017 से भी बड़ी सरकार बनाएंगे। पंकज चौधरी जी 7 बार के सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मृदु स्वभाव के और सादगी के प्रतीक है। कार्यकर्ताओं से उनका सीधा संबंध है और उनके नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में 2027 हम लोग फतह करेंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष बनने की माननीय पंकज चौधरी जी को मैंने बधाई दी है और मैंने ही नहीं पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और जिस तरह से लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ चयन होता है और पार्टी नेतृत्व फैसला करती है, सर्वसम्मति से उनका यहाँ से चयन हुआ है और 2027 का चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे और भाजपा का परचम फहराएंगे। क्रियाएं आपने सुनी है और आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे कराऊंगी। बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रत्नाकर जी बहुत बहुत स्वागत। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमनप्रीत कौर जी जुड़ चुके हैं। अमनप्रीत जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चर्चा की शुरुआत बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता रत्नाकर जी आपसे करूंगी। पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं, गोरखपुर की धरती से आते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर की धरती से आते हैं। जब संगठन और समाज मिलता है और जब पंकज चौधरी का चयन प्रदेश अध्यक्ष के लिए होता है, क्या ये माना जाए जो समाजवादी पार्टी पीडीए का फॉर्मूला अपनाती है, इस फॉर्मूले को तोड़ने के लिए पंकज चौधरी का चयन हुआ है? रत्नाकर जी जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, माननीय अध्यक्ष जी का जो उत्तर प्रदेश के हैं पंकज चौधरी का चयन जो है वो बहुत सारे बिंदुओं पे पार्टी के लोग और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने चर्चा करके और उनका एक चुनाव किया। निश्चित रूप से इस समय वह जिस तरह का अनुभव उनके पास है, 7 बार के सांसद रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक लंबा इतिहास और अनुभव रहा है भारतीय जनता पार्टी में के अंदर और संगठनात्मक रूप से वो काफी सक्रिय रहे और उनकी भूमिका जो है कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी आश्वस्त हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव में वो एक बहुत बड़ी और एक अच्छी भूमिका जो है निभाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 2027 में जो पिछले सारे जीत हुई है उससे भी बड़ी जीत जो है एक संगठन को इस कदर तैयार करेंगे कि उससे भी बड़ी जीत हमको हासिल होने वाली। निश्चित रूप से देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य इस देश में उत्तर प्रदेश है और निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ी जवाबदेही भी तय होती है और पंकज चौधरी जी को अपने उस जवाबदेही पे खरा उतरना है, जैसा कि संगठन उनसे उम्मीद करता है। सारे संगठन के लोगों को एकजुट एक साथ करके और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर तक लाना, लोगों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आने वाले समय में उनसे देखने के लिए सभी लोग अपेक्षा ऐसी है कि वो जरूर अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। और देखिए हमारा संगठन जो है वह उसका मूल मंत्र है सेवा, समर्पण, संवाद और सुरक्षा। तो ये भावना है, ये मूल मंत्र है हमारा। हम हमेशा उस मूल मंत्र पे काम करते हैं। संगठन का कोई भी आदमी हो, संगठन चाहे सरकार में हो चाहे संगठन में हो, निश्चित रूप से वह जनता के हित के लिए निरंतर कार्य करता रहता है और पंकज चौधरी जी निश्चित रूप से उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने से भारतीय जनता पार्टी और भी मजबूत स्थिति में 2027 में अपनी स्थिति जो है वो दिखाएगी, जनता के पास जाएगी और मजबूत स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक अविनाश जी भी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूजा जी, समाजवादी पार्टी शुरू से ही पीडीए का नारा देती है, लेकिन इस बार बीजेपी पार्टी ने पंकज चौधरी को चुनकर एक नया दाव खेल दिया है। पूजा जी क्या कहेंगे? आपको नमस्कार, साथी पत्रकारों को मेरा नमस्कार। अब पंकज चौधरी जी को बनाया जाए, चाहे इससे पहले भूपेन्द्र चौधरी जी थे, इससे पहले जो है केशव प्रसाद मौर्य जी थे,
तो इससे समाजवादी पार्टी का मुझे लगता है कि कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पंकज चौधरी जी से उम्मीद की जाती है, भी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारा जो है नियम ये है कि संवाद, सुरक्षा, तो महिलाओं की सुरक्षा कर लेंगे, क्योंकि भूपेन्द्र चौधरी के सामने इनकी महिला मोर्चा की एक कार्यकर्ता अपनी दुख को कह रही थी, वो कह रही थी शोषण होता है महिलाओं का, आप चाहे तो मैं नेताओं का नाम बता दूं, तो उसे कमरे में बैठा करके फिर जो है अध्यक्ष महोदय चले गए हुए थे। तो पंकज चौधरी जी कम से कम अपने जो संगठन है उनकी महिलाओं की बात को सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा। और उसके अलावा देखिए, ये भाजपा का विषय है, जिसे चाहे उसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उससे किसी पार्टी का ये विषय नहीं है। हाँ, उसके अलावा आ जाता है कि अब ये पीडीए की आप बात कर रही हैं, इससे पहले केशव प्रसाद मौर्य जी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और केशव प्रसाद मौर्य जी तो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भी हैं, भले वो जो है चुनाव हार गए, पूरे जिले में एक भी सीट वो जिता भी नहीं पाए, और उसके अलावा भले ही 69,000 भर्ती में जो आरक्षित सीटें थी उसका हनन हो गया, उस पर कुछ नहीं बोल पाए, आरओ की भर्ती में वीवीआईपी के रिश्तेदार हो गए, उसमें कुछ नहीं बोल पाए, भले इनको खुद को कुर्सी नहीं मिली, टूल पर बैठे रहे। तो जहां पे जो है उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद जो पिछड़े समाज से आते हैं वो अपना सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं, उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं कि वो दूसरे के अधिकारों को बचाएंगे? वो कहाँ बचाओ, चुपचाप मूक दर्शक बन करके देखते रहे, धांधलियां होती रही। 15 तारीख को उसी धांधलियों को लेकर के छात्र फिर आंदोलनरत होकर के फिर उतरेंगे। अभी साल भर 2024 में 14 नवंबर को उनका प्रोटेस्ट चला हुआ था, 2025 में 15 दिसंबर से फिर चालू हो जा रहा है उनका प्रोटेस्ट, और आप शांत बने हुए हैं। तो फिर अब चाहे ये हो जाए चाहे वो हो जाए, जब तक इनके क्रियाकलाप में कोई बदलाव आएगा नहीं, समाज का भला नहीं होने वाला, उत्तर प्रदेश की जनता का भला नहीं होने वाला। इनका बस इतना सजेशन है कि कम से कम अध्यक्ष बने हैं तो अपने जो संगठन है उन्हीं की समस्याओं को सुन लेंगे, तो देख के अच्छा नहीं लगता कि महिला अगर किसी पार्टी में है उसका शोषण हो रहा है और आप सुन भी नहीं रहे हैं, पूरे वायरल चल रहा है, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी समाजवादी पार्टी प्रतिबद्ध है कि कार्य करेगी जनता के लिए, सो वो कर रही है। आप चाहे इनको बनाए चाहे उनको बनाए, जब तक आपकी नीयत नहीं सही होगी सुधार नहीं होने वाला है। चलिए ठीक है, अविनाश जी हमारे साथ हैं। अविनाश जी, ये जो पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना गया है, क्या मानते हैं आप, क्या ओबीसी की राजनीति में सत्ता संतुलन में बदलाव आएगा? अविनाश जी, क्या लगता है इस चुनाव से? जी सभी को नमस्कार, जय श्री राम। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई डिसीजन लेती है तो उसके पीछे कई कारण होते हैं। सबसे सुगम कारण हमें लगता है कि जाति के ऊपर बात करने की, और जाति के ऊपर बात करें। अब आप ये बताइए, पीडीए कर रहे हैं, कई बार लगातार पीडीए बोलने पे कुछ गंध सी आने लगती है, पता नहीं क्या है ये पीडीए। खैर, अब आप देखिए, ये नियत की बात कर रही थी और जात की बात कर रही थी। इनका नियत देखिए, यादव के नाम पे ये पार्टी चलाते हैं, बस परिवार में 5 ही यादव है, उसी को टिकट मिलेगा, बाकी किसी यादव को टिकट नहीं मिलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां तक नियत का सवाल है, मोदी की सरकार पिछले 11 साल में नियत पे ही चल रही है। और शायद आपके न्यूज रूम में ये खबर पहुंच गई होगी, हमारे जिस कंस्टिट्यूएंसी से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, पटना का बांकीपुर, वहां से 45 साल का जो एमएलए है नितिन नवीन, जो मंत्री भी है, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है भाजपा से। अभी आधे घंटे 1 घंटे पहले की न्यूज आपको बता रहा हूँ। तो भाजपा अब जो सेकंड लेवल ऑफ जो लीडरशिप है ना, उसकी तरफ वो देख रही है। ये बड़े बड़े नाम, ये परिवार के बड़े बड़े नाम, जो जैसे और पार्टियों में अगर आप देखते हैं, तो उस तरह की राजनीति अब है कि अब बहुत हो गया। 10 साल 11 साल प्रतीकों की राजनीति, नाम की राजनीति, जब जरूरत पड़ी तो उसकी भी करने की जरूरत पड़ी। पर अब जो भाजपा है उसका ट्रेंड अगर मैं आपको बोलूं ईमानदारी से, तो वो अलग ट्रेंड पे जा रही है। वो ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी में आगे बढ़ा रही है। अब आप नितिन नवीन की बात करें या हमारे जो अध्यक्ष अभी जो बने हैं, यूपी में जो अध्यक्ष बने हैं पंकज चौधरी जी, वो 7 बार के जीते हुए हैं। नितिन नवीन जी 5 बार के जीते हुए हैं, और ये दोनों अभी आज के डेट में मंत्री है। नितिन नवीन भी बिहार में मंत्री है, पथ निर्माण, और वो भी वहां फाइनेंस मिनिस्टर है। तो ये तो समझने की बात होगी कि देखिए, अब फाइनेंस मिनिस्टर है, अभी 28 फरवरी या 29 फरवरी को बजट आने वाला है, दिसंबर है, जनवरी में कार्रवाई खत्म होनी है, 15 फरवरी को कार्रवाई खत्म होगी, तभी बजट पेश हो पाएगा। तो ये सब भाजपा को सोचने का विषय है, भाजपा सोचेगी भी, करेगी भी। पर जहां तक कुर्मी समाज से इनको आने की बात है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि सामाजिक समरसता, सामाजिक समीकरण को देख करके ही कोई राजनीतिक दल आगे बढ़ती है। पिछले बार 10 कुर्मी नेता जीते थे यूपी से, 7 जीते थे सपा से, और केवल 3 ही जीत पाए थे भाजपा की तरफ से। तो जो कुर्मी जो बराबर से भाजपा को वोट देता आया है, वो अगर छिटक रहा है, और उसको एक गोलबंद करने के लिए एक सहज नेता, 7 बार का जीता हुआ नेता
अगर वो मंत्री जो रह चुका है वो अगर पार्टी का कमान संभालता है, ऑर्गेनाइजेशन में उसकी अगर पैठ बढ़ती है, तो मुझे लगता है कि इसको एक सहज रूप से देखना चाहिए। वरना जाति पे अगर हम बात को रोक देंगे तो हर व्यक्ति, चाहे वो आप, चलिए ठीक है, आपसे ही जुड़ा हुआ सवाल अमनप्रीत जी से पूछूंगी। अमनप्रीत जी, क्या लग रहा है, क्या इस बार यूपी की राजनीति जाति से उठकर संगठन की ओर बढ़ रही है? क्या कहेंगे अमनप्रीत जी? जी बिल्कुल नहीं, संगठन की बात कहें या फिर जाति की बात करें तो भाजपा का मेन उद्देश्य जो होता है वो इलेक्शन जीतना होता है। और 24 की अगर हम बात करें, वहां पे लोकसभा में कम से कम 29 सीटों का भाजपा को यूपी में नुकसान हुआ था। उसी नुकसान को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो अपना जो इनका यादव माइनस ओबीसी वाला जो फंडा था उस पर काम नहीं हुआ था, और सपा ने जो पीडीए का फार्मूला लेके आई थी, उन्होंने स्ट्रॉन्ग एक समीकरण बना ली थी। मुझे लगता है कि ये जो पंकज चौधरी का सिलेक्शन हुआ है, ऐसा नहीं है कि वो डिजर्व नहीं करते, वो 7 बार के सांसद हैं, डिजर्व करते हैं डेफिनेटली। और हमेशा आप ये देखो कि जो जब जोगी जी की बात करें तो राजनीति में पंकज चौधरी जो है वो जोगी जी से भी पुराने, लोकसभा में उनकी एंट्री उनसे भी पहले की हुई है। और उसके बाद वो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जो है वो भी एक उनका पद संभाला हुआ है। उसके बाद एक और पोर्टफोलियो में जो उनका एक आज एडिशन हो गया है कि यूपी के अध्यक्ष बन गए हैं वो भाजपा के। तो ये चीज है कि वो जो कुर्मी जाति को साधने के लिए उनको आगे लाया गया है, क्योंकि जो दलित वोट हैं वो भाजपा से छटते हुए नजर आ रहे थे, दूर जाते हुए नजर आ रहे थे। और जो पीडीए का फार्मूला सपा लेके आई थी उसका भाजपा को मुझे लगता है तो कोई तोड़ नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि भाजपा को ऐसा लगता है 27 की विधानसभा इलेक्शन की अगर तैयारी की बात करें तो अभी से ही उसके लिए वो तैयारी बांधना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है भाजपा हमेशा 24/7 एक्टिव मोड में रहती है और आने वाले इलेक्शन की बहुत जद्दोजहद से बहुत अच्छे से तैयारी करती है। और हमेशा वो संगठन को बीच में लाके या फिर परिवारवाद की बात करते हुए या फिर जातिवाद की बात करते हुए अगर उनका चाल चरित्र और चेहरा देखें तो वो बिल्कुल अलग है। अगर परिवारवाद की वो बात करते हैं दूसरे पॉलिटिकल दलों के लिए तो इनमें भी कोई परिवारवाद कम नहीं है, पर वो हमेशा अपनी जो एक समीकरण बनाना चाहते हैं जो जिसके साथ वो चुनाव जीत सके। और मुझे लगता है ये जो आज का पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष यूपी का चुनाव हुआ है वो चुनाव नहीं चयन हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स कैसे अपनी ओर खींचे जा सकते हैं, क्योंकि कुर्मी वोटर्स जो है वो डोमिनेटिंग जाति है यूपी में, और उनको साधना, उनकी पूरी जाति को साधने के लिए पंकज चौधरी अगर अपने साथ इतने सारे लोग लेके आते हैं, इतने सारे वोट लेके आते हैं, तो क्यों ना उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। और बीजेपी को फायदा भी है, जिस तरीके से आप भी कह रही हैं कि बीजेपी ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है, 2027 का मास्टर स्ट्रोक भी हम इसको कह सकते हैं। रत्नाकर जी, आपसे सवाल लेंगे। पूजा जी कुछ समय पहले कह रही थी पंकज चौधरी का चयन हुआ है तो वो अपने पद का अच्छे से पदभार को संभाले। महिला सुरक्षा की उन्होंने बात कही कि महिलाओं की सुरक्षा जिस तरीके से यूपी में मामले हैं उसको लेकर उन्होंने बात कही। क्या कहेंगे आप रत्नाकर जी? देखिए शिवांगी जी, पूजा जी समाजवादी पार्टी का चश्मा पहने हैं, इसलिए उनको वहां पे उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के बारे में उतना शायद संज्ञान हो कि ना हो मैं नहीं बता सकता। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के राज में आज उत्तर प्रदेश में महिलाएं पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। आधी रात को भी स्कूटी लेकर के वह कहीं जा सकती है। इक्का दुक्की कहीं छुटपुट घटनाएं अगर इस तरह की होंगी तो मैं जरूर कहूंगा कि इस तरह की घटनाएं हुई रहेंगी तो उस पर भी लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन आज लॉ एंड ऑर्डर इतना चुस्त और दुरुस्त है उत्तर प्रदेश में, वो वहां की जनता पूरी तरह से महसूस करे। दूसरी बात इन्होंने कहा था अभी शिवांगी जी कि केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कि टूल पर बैठे थे, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कार्यकर्ताओं का संगठन है। और यहाँ पे टूल पे नहीं, यहाँ मैट पे बैठते हैं केंद्रीय मंत्री और यहाँ के एमएलए और मिनिस्टर लोग और कार्यकर्ता एक समान मैट पे बैठ करके चर्चा करते हैं। हमारे यहाँ कोई रेड कारपेट सिस्टम नहीं है कि अगर आप मुलायम यादव की फैमिली को बिलोंग करते हैं तो आपको रेड कारपेट दिया जाएगा और ऊंचा सिंहासन दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, एक ऐसा संगठन है, इसलिए तो यह विश्व की सबसे बड़ा संगठन है क्योंकि कार्यकर्ता इनसे जुड़े हैं। आज इनके कार्यकर्ता नहीं है। और मैं बता दूं अभी ये हमारे भला की बात कर रहे थे कि इनका भला नहीं होने वाला है। भाई हमारा भला नहीं चाहिए हमको, हम जनता का भला करने के लिए सेवा समर्पण के भावना से हमारे मूल मंत्र से हम काम करते हैं, जनता का भला करने के लिए। हम जाति विशेष की पार्टी का भला करने के लिए
और खुद का स्वयं का भला करने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं आपको भी बता देता हूं कि आज मौजूदा स्थिति में भी अगर लोकसभा में देखेंगी तो 5 सांसद जो है वो इनके ही परिवार से आते हैं, अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये यही दर्शाता है कि पीडीए जो है इनका ये कहने के लिए एक्चुअली ये जो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो अपने ही परिवार को फलता फूलता देखना चाहती है। और बहुत सारे आंकड़े आप देख लीजिए, सोशल मीडिया में फ्लोट करते हैं, एक ही परिवार के ब्लॉक प्रमुख से लेकर के विधायक से लेकर के सांसद तक, मतलब बीसीओ लोग एक ही परिवार के लोग होते हैं। तो ये पीडीए जो है वो निश्चित रूप से परिवार। चलिए पूजा जी जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में परिवारवाद है, पीडीए तो सिर्फ एक नारा है पार्टी का। पूजा जी आपके पास मनप्रीत जी आएंगे, ठीक है पूजा जी जवाब दीजिए। पूजा जी के लिए एक सवाल और है। देखिए शिवांगी जी, परिवारवाद पे जो बिल्कुल अविनाश जी आपके पास वापस आ रही हूँ जी। क्योंकि शिवांगी जी जब परिवारवाद की बात करती है ना, भाजपा ये जो है भागना चाहती है असल मुद्दों से। समाजवादी पार्टी का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो जाकर के मैदान में चुनाव लड़ा है। जनता ने अगर नहीं भेजा सदन में तो सदन में नहीं गए हैं, जब भेजा है तो सदन में गए हैं। किसी को उठा करके किस बीसीसीआई का अध्यक्ष या सचिव नहीं बना दिया गया हुआ है। हालांकि राजनाथ सिंह के बेटे को मुझे लगता है कि टिकट नहीं दिया है इन्होंने, वो विधायक नहीं है, और राजनाथ सिंह को शायद या फिर पदभार से मुक्त कर दिया हुआ है। और ऐसे एक दो नहीं, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो रामविलास पासवान जी का बेटा हो, और ना जाने कितने हैं इनके यहाँ पे, और परिवारवाद बहुत घुला मिला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के जो है परिवारवाद को उठा करके जो कि जाते हैं जनता के बीच में, उसके बाद में सदन में जाकर के बैठते हैं। उसके अलावा इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का हमने चश्मा लगा रखा हुआ है, इसलिए हमें उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं लगती हैं। तो इनसे पूछिएगा कि एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसको कौन सा चश्मा लगा करके बनाया गया हुआ है, जो ये बताता है कि 2022 से ज्यादा कंपेयर, मैं अपने सरकार के समय में जा भी नहीं रही हूँ, उस समय जितना महिला अपराध था उससे बहुत गुना बढ़ गया हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2022 के कंपैरिजन में 2023 की जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें महिला अपराधों में वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश से 55% महिला आयोग में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है महिला अपराधों को लेकर के। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश इकलौता प्रदेश है जो देश का 1/3 हिस्सा क्राइम ऐड कर रहा होता है। इन लोगों ने कौन से चश्मे पहन रखे हुए हैं? अगर सरकार तो कहती है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ है, अपराध की दर कम हुई है। अविनाश जी ठीक है अविनाश जी के पास एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बता दीजिए ना आप। अविनाश जी के पास जाएंगे, भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठा रखे हैं, ऐसा लगता है वो तो विश्लेषण ठीक है। अविनाश जी राजनीतिक विश्लेषक है, अविनाश जी जवाब दीजिए। वही तो, अगर मैं विश्लेषण तो करते नहीं है। करता हूँ आपकी खुशी के लिए करता हूँ। देखिए विश्लेषण ये है कि जैसे मैंने पहले बोला कि अगर यादव को टिकट मिलेगा तो सिर्फ परिवार से। भाई परिवारवाद एक आध आदमी कोई करे, 7-8 लोग हैं परिवार के, भाभी भैया की साली का भैया। आपके बीच में नहीं बोला, आपके लिए बीच में नहीं बोला। बात सुनिए, देखिए मुझे आपके विश्लेषण से आपत्ति है, आप अपने लिखवा दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। चुप रहिए ना, चुप रहिए। बात तो सुनिए, बात पूरी सुनिए। उन्होंने आपकी बात में इंटरफेयर नहीं किया, उन्होंने आपकी बात के बाद बदतमीजी करती है। अविनाश जी क्यों ना, अविनाश जी बोलने के बाद बदतमीजी करती हैं आप, चुप रहिए। देखिए आप बोली एनसीआरबी का डेटा, मैं आपको एनसीआरबी तक लेके भी नहीं जाऊंगा, मैं तो सड़क की बात कर रहा हूं, विश्लेषण करके बता रहा हूं। अगर लगा है गाड़ी पे सपाई झंडा, समझ लो गाड़ी में बैठा है कोई बहुत बड़ा गुंडा। वो भाजपा के यहाँ से इनको मिला है ना डायलॉग, यार इनको देखो, ये इनको मिर्ची लगी, अब इनको मिर्ची लगी। जो भाजपा, अरे कौन आदमी है आप? अबे कैसा मिश्रा है आप, एकदम मिश्रित मिश्रा आप है। रुकिए, उसके बाद ये स्कूल की बात कर रही थी। पर्सनल आपत्ति अगर कर रहे हैं कोई, आपने मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोला, जी शिवांगी, मुझे ये रत्नाकर जी से ये कह रहे थे ना कि ये बहुत संगठन से बनी हुई पार्टी है भाजपा, और हमेशा जो नीचे से ऊपर उठ के आते हैं उनको मौका दिया जाता है। तो अभी रिसेंटली बिहार में क्या हुआ है, उपेंद्र कुशवाहा के लड़के जो इलेक्शन लड़े भी नहीं थे उनको मंत्री बना दिया गया, तो वो तो कार्यकर्ता भी नहीं थे। तो ऐसे ये परिवारवाद की बात करते हैं और हमेशा दूसरे पॉलिटिकल दल पे उंगली उठाते हैं कि उनमें परिवारवाद है। परिवारवाद तो भाजपा में भी भरा पड़ा है। चिराग पासवान से लेके जीतन राम मांझी से लेके कितने लोग मैं गिना सकती हूँ, राजनाथ सिंह, कितने लोग हैं जिनमें परिवारवाद की अगर एग्जांपल दे तो वो सामने आते हैं। फिर भी ये लोग इस बात की दुहाई देते हैं कि परिवारवाद भाजपा में नहीं है। तो ऐसा नहीं करें, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और ये कहावत याद रखें और जैसे ही है वैसे दिखें। इतना बड़ा राजनीतिक दल है, इतनी ग्रोथ करी है, विश्व लेवल पे इनका नाम आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे छोटी छोटी बातें इनको आगे लेके आनी चाहिए कि बोले कुछ और करें कुछ। जैसी राजनीति होती है उसको थोड़ा सा अच्छा एक्सपेंड करें कि जो
दिखते हैं वैसा ही ये काम करें तो वो इनकी छवि के लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है रत्नाकर जी, मेरी बारी आई नहीं। अविनाश जी आपके पास वापस लौटूंगी, एक मिनट। रत्नाकर जी, आप दूसरी पार्टियों के लिए कह देते हैं, जिस तरीके से अमनप्रीत जी कह रही हैं कि दूसरी पार्टियों के लिए आप कहते हैं कि परिवारवाद है, लेकिन आपकी ही पार्टी में कई ऐसे नाम गिना दिए जाते हैं कि आपकी पार्टी में भी परिवारवाद चल रहा है, क्या जवाब देंगे इस बात? डेफिनेशन ही गलत है परिवारवाद का इनका। अभी ठीक है, आपके पास आएंगे अविनाश जी, जवाब लेने दीजिए जो आरोप है। रत्नाकर जी, अमनप्रीत जी को ये मालूम होना चाहिए कि उपेंद्र कुशवाहा वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं चुने जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के वो सदस्य नहीं, उनकी खुद की अपनी पार्टी है और हर पार्टी का एक कोटा होता है। अलायंस तो किया ना आपने, अलायंस तो किया ना आपने, तो क्या हो गया? सुन लीजिए, तो नहीं हुआ क्या? पूरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी बात स्पष्टता कर रहा हूं। तो मंत्री तो एक मिनट अमनप्रीत जी, ठीक है बात को सुनिए, आपकी अलायंस बात का का क्या मतलब है भाजपा मैंने को? किसी के बीच में बोला नहीं है, आप लोग प्लीज मुझे ठीक है रत्नाकर जी, ठीक है का उत्तर देने दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिए। एक गठबंधन धर्म होता है, गठबंधन धर्म में अगर किसी को अलायंस बना गया है तो निश्चित रूप से उस पार्टी का एक मंत्री का कोटा होता है और वो मंत्री उसके पार्टी के अध्यक्ष नियुक्त चयन करते हैं कि वो किसको मंत्री बनाएगा। तो ये उपेंद्र कुशवाहा का डिसीजन था कि वो किसको बनाएगा। भारतीय जनता पार्टी में अरे भाई नीतीश कुमार भी सीएम है एमएलसी के, आप क्या बात कर रही हैं कौर मैडम? अरे अभी जानते रही नेशनल टेलीविजन पे आ जाते हैं, क्या बात कर रही है कौर मैडम आप? करना है। अरे तो बिना इलेक्शन लड़े उपेंद्र कुशवाहा के बेटे अरे यार ठीक है अविनाश जी, ठीक है अविनाश जी जवाब दीजिए। नहीं मैं अपनी बातें दोनों लोगों का शिवांगी जी, मैं अपनी बातें पूरी कर लूं, एक 10 सेकंड दीजिएगा। चलिए ठीक है जी। देखिए दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी परिवारवाद पार्टी नहीं है और जिस प्रकार से लोग जानते हैं, अभी यहाँ पे पैनलिस्ट कुछ भी बोले, लेकिन लोग जानते हैं कि किस तरह से मुलायम यादव के पुत्र जो है उन अध्यक्ष वही होंगे, किस तरह से नेहरू परिवार को भी देखा आपने, नेहरू से इंदिरा से राजीव से राहुल गांधी से लेकर के तमाम जो है ये परिवारवाद होता है जो आप अपने ही जनरेशन को प्रमुख बनाए रखना। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास उठाकर देख लीजिए, अध्यक्ष का बेटा कभी अध्यक्ष नहीं हुआ है, वो योग्य जो व्यक्ति रहता है उसको ही हम जो है जो भी अध्यक्ष पद हो चाहे जो भी पद हो उसके संगठन में देते हैं। ये डिफिनेशन आप जो कह रही है ना वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, पूजा जी कह रही थी कि योग्यता के आधार पे जनता चुनती है। अब मैं इनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अभी 5 सांसद जो इनके चुने गए हैं जो इनके ही परिवार के लिए, यादव के ही परिवार के हैं और एक जाति विशेष के आते हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि उस जाति में यादव समाज में क्या इनसे ज्यादा योग्य कोई व्यक्ति नहीं था जिसको टिकट दे सकते थे, ये जो विकास का काम कर सकता था, वो जीत के आता। लेकिन नहीं, इनको अपने कुनबे को बढ़ाना है, कुनबे को फैलाना है, क्योंकि मकसद क्या है, खुद का भला करना है, खुद के जो है परिवार को जो है एक्सपेंड करना है, जाति विशेष का भला नहीं, स्वयं का भला करना इनका मकसद है। ये कहलाता है परिवारवाद। चलिए ठीक है अविनाश जी, ठीक है अविनाश जी जी देखिए परिवारवाद पे इस बहस को नहीं ले जाना है। यूपी वही हमारा हम जो बात कर रहे हैं पंकज चौधरी पर बात हो रही है, वही बात है जी। चलिए इस बात मैं वापस बहस पे आ रहा हूँ। और जो लोग ये कह रहे थे कि स्टूल भी नहीं दिया जाता है, जाति की बात करके कह रहे थे स्टूल भी नहीं दिया जाता है डिप्टी सीएम के बारे में, उनको ये याद होना चाहिए कि किसी ने अपने पिताजी को स्टेज पर से उठा के फेंक दिया था। कोई औरंगजेबी बेटा था सपा का जो अपने पिताजी को माइक छीन लिया उससे और स्टेज से नीचे फेंक दिया। स्टूल की तो बात ही छोड़िए। तो इस तरह के लोग सामाजिक न्याय की जब बात करते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि क्या ये घड़ियाली आंसू है। ये जब पीडीए और पता नहीं क्या इसकी बात करते हैं, अच्छा पीडीए नॉर्थ में कुछ और है, जब साउथ में कल गए थे तो पीडीए का नया नाम दे दिया। कभी ये पीडीए का जो ए है वो औरत हो जाता है, कभी ये ए है वो अगड़ा हो जाता है, कभी ये ए है अकलियत हो जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि जनता को धोखा देने के लिए ये कितने और कौन कौन से आवरण ओढ़ेंगे। और जहां तक कौर मैडम की बात है, कौर मैडम ठीक है अभी आई है नेशनल टेलीविजन पे, थोड़ा पॉलिटिकल साइंस और पढ़ के आ जाए। बिहार में 2 असेंबली है मैडम, एक लोअर हाउस एक अपर हाउस। अपर हाउस के लिए अलग इलेक्शन होता है, वहां नॉमिनेशन भी होता है। तो नीतीश कुमार पिछले 4 बार के जो सीएम है वो अपर हाउस से आते हैं। ये बच्चा जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो एक साइंटिस्ट बच्चा है, वो न्यूयॉर्क से और ये सब से पढ़ के आया है। उसके अंदर अपने समाज में कुछ काम करने की एक जिज्ञासा है, उसको एक मौका दिया जा रहा है। आपको क्यों इतना आत्मग्लानि हो रही है
कि अब वो लड़के को क्यों मौका दिया जा रहा है। और एक कई बार सामाजिक संगठन है वो एक पॉलिटिकल आउटफिट बन जाती है, उस केस में परिवारवाद देखने को मिलता है। भाजपा एक सामाजिक संगठन भी है। भाजपा अगर पॉलिटिकल संगठन है तो भाजपा एक सामाजिक संगठन भी है। हर समाज के लोगों को साथ लेकर चलना चाहती है। और अगर कुशवाहा समाज के लोगों ने अगर कुशवाहा पार्टी बना ली, अगर मांझी समाज के लोगों ने मांझी की पार्टी बना ली, अगर पासवान समाज के लोगों ने पासवान की पार्टी बना ली जैसे रामविलास पासवान, तो क्या दिक्कत है उस सामाजिक संगठन को अपने पॉलिटिक्स के साथ जोड़ने में। पर जहां तक भाजपा का सवाल है, उसने सैद्धांतिक ढंग से ये बात माना है कि परिवारवाद डेमोक्रेसी के खिलाफ है और इस पर वो अड़ी हुई है। क्या भाजपा ने कभी कोई ऐसा काम किया है? बिल्कुल नहीं। अगर समाज को जोड़ना भाजपा का काम है तो उसमें क्या परिवारवाद हम ढूंढेंगे? आप रामविलास पासवान के बेटे की बात करते हैं, होशियारी से बात कीजिएगा कौर मैडम। उस बच्चे की पूरी पार्टी टूट गई थी, उसने अपनी पार्टी बनाई, उसने अपने पार्टी को रजिस्टर किया और अपने पार्टी को खड़ा किया फ्रॉम जीरो। एक एमपी था, खुद चिराग पासवान एक एमपी बच गए थे जब पार्टी में स्प्लिट हो गया। 5 लोग एक तरफ चले गए और एक बच्चा एक तरफ रह गया था, चिराग। और उसने खुद की पार्टी जो पुरानी रजिस्टर्ड पार्टी थी उसको जिंदा किया, अपने पिताजी का नाम जोड़ा और वहां से उठ के ये बच्चा आया है। हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है सपा में कि कोई छोड़ करके सपा पार्टी बना के एक इलेक्शन जीत के दिखा दे। चलिए ठीक है पूजा जी, ठीक है पूजा जी, क्या इस समाजवादी पार्टी अभी भी जाति पर टिकेगी या फिर संगठन की ओर बढ़ेगी? क्या कहेंगे? अलावा तो कुछ है ही नहीं उनके पास। पूजा जी जवाब दीजिए। जी, पहले तो मुझे आपत्ति है कि आप ऐसे जो है विश्लेषक को बैठाते हैं जिनकी जुबान पे कोई कंट्रोल मुझे आपसे आपत्ति है तो आप क्या कर लीजिएगा? अभी महिलाओं की बात किया था इन्होंने, महिला सम्मान की, और इसी पैनल में आप देख लीजिए कि सशक्त महिला जिसको समाजवादी पार्टी ने प्रवक्ता बनाया और राष्ट्रीय प्रवक्ता वो बैठी हुई है, उसको जब ये शब्द का प्रयोग किया इसमें मुझे नहीं को भी गाली देने का राइट नहीं है। आपने गाली कैसे दिया मुझे? जो है आपने मुझे गाली कैसे दिया? भाजपा की सरकार मुझे गाली कैसे दिया? एक मिनट चाटेंगे। पूजा जी, अविनाश जी, जो बात चल रही है यहाँ पर पर्सनल कमेंट कोई नहीं होगा, पर्सनल कमेंट कोई नहीं होगा। मेरे पे कमेंट हुआ तो आपने ब्रेक ले लिया। बिल्कुल नहीं। पूजा जी, ब्रेक का समय था, मैंने अविनाश जी को भी रोका था और उंगली दिखाकर आप बात नहीं करेंगी, उंगली दिखाकर आप बात नहीं करेंगी। ब्रेक का समय था और मैंने अविनाश जी को भी रोका था, अविनाश जी को भी मैंने रोका था, इन्होंने पहले मुझे अविनाश जी को भी मैंने रोका था कि इस तरह की बात आप नहीं करेंगे। इन्होंने मुझे भाजपा का बोला था, इन्होंने मुझे भाजपा का बोला था, इन्होंने मुझे भाजपा का बोला था, इन्होंने मुझे भाजपा का बोला था। और भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए बेशरम कहीं के, तुम मिश्रित हो, तुम मिश्रित मिश्रा 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 हो। पूजा जी, अविनाश जी प्लीज, आप लोग पर्सनल कमेंट्स नहीं करेंगे। अगर मैं पर्सनल कमेंट्स नहीं और इन शब्दों का इस्तेमाल भी आप लोग नहीं करेंगे। भाजपा का हूँ तो तुम मिश्रित मिश्रा हो, बिल्कुल तुम मिश्रित मिश्रा हो, और ये ऐसे बिल्कुल तुम मिश्रित मिश्रा हो, तुम बिल्कुल मिश्रित मिश्रा हो, तुम्हारा आचरण मिश्रित मिश्रा की तरह है, तुम्हारा मिश्रित मिश्रा की तरह है। आपके घर में भी माँ होगी, आपके घर में भी बहन होगी, इतने बेशर्मी नाते कहाँ से हैं कि आपको ध्यान नहीं जाता है महिला को देख कर कि बेटी है, बहन है। अगर राजनीतिक पार्टी से होकर के पूजा जी, अविनाश जी, आप लोग पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। मैं बार बार आप लोगों को रोक रही हूँ, अपने शब्दों की दोनों लोग मर्यादा रखेंगे। सुदर्शन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आप लोग बैठे हुए हैं, तुम सपा की आप गुंडई दोनों दिखा अपने रही हो, शब्दों की मर्यादा रखिए। तुम अविनाश सपा जी की प्लीज, गुंडई दिखा रही हो, अविनाश जी आप भी और तुम पूजा मिश्रित जी आप भी मिश्रा अपने हो, शब्दों की तुम मर्यादा सपा की रखिए। गुंडई दिखा रही हो, तुम सपा की गुंडई पर्सनल दिखा कमेंट रही कोई हो, नहीं करेगा। तुम सपा की गुंडई दिखा रही हो, तुम सपा की गुंडई दिखा रही हो, तुम मिश्रित मिश्रा हो। चलिए ठीक है, अविनाश जी, अविनाश जी एक मिनट, आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे, आप पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। पूजा जी आप नहीं, आप डिबेट में हिस्सा है, आपको एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया, आप सिर्फ सवालों का जवाब देंगे। अगर आप लोग को पर्सनल कमेंट करना है बिल्कुल बाहर जाकर आप लोग करिए, बाहर जाकर आप लोग खूब करिए, लेकिन डिबेट में बैठकर आप लोग पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे। तुमने पहले बोला भाजपा के 2 प्रवक्ता बैठे हैं, तुमने पहले बोला भाजपा अविनाश के जी 2 का माइक प्रवक्ता। म्यूट करिए, अविनाश जी का माइक म्यूट करिए। पूजा जी जिस सवाल का मैंने जवाब मांगा आप उसका जवाब दीजिए। ठीक है पूजा जी जवाब दीजिए। शिवांगी जी,
नेक्स्ट टाइम से अगर ऐसे गंदे लोगों को बैठाना हो तो मुझे पूजा प्लीज जी बता देखिए, आप दीजिएगा। नहीं बताएंगे, मैंने आप दोनों से बोला है, नहीं आप पर्सनल कमेंट करेंगे, नहीं वो करेंगे। डिबेट का देखिए, इस तरीके से डिबेट खराब नहीं कर सकते आप गेस्ट हमारी, इस तरीके से आप नहीं करेंगे। पूजा जी जो सवाल आपसे पूछा आप उस बात का जवाब दीजिए। मुझे लेने की जरूरत ही ना पड़ती शिवांगी जी। पूजा जी जवाब दीजिए, आपसे जो सवाल पूछा जा रहा है। करने के बाद में वरिष्ठ पत्रकार के पास गई, भाजपा के प्रवक्ता के पास में गई, इनमें दोनों में से कोई मुंह खोल करके बोल दिया तो मुझे बोलने की जरूरत ना पड़ती, मैं चुप रह जाती। लेकिन आप भी नहीं बोली। मैं बराबर बोल रही हूँ पूजा जी, मैं बराबर बोल रही हूँ, और ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि हम पर्सनल कमेंट्स पर हम बहस कर रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है हमें उस पर बात करनी है। चलिए ठीक है रत्नाकर जी, चलिए ठीक है रत्नाकर जी हम अपने डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। अविनाश जी आप, रत्नाकर जी, ये पंकज चौधरी का जो चयन हुआ है, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अभी से 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। क्या हम ये माने कि मास्टर स्ट्रोक है 2027 का ये? रत्नाकर जी जवाब दीजिए। देखिए शिवांगी जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों की बदौलत जनता का प्रेम और आशीर्वाद मिलता है उसको। निश्चित रूप से संगठन में हम ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो उस संगठन को सुचारू रूप से और जिम्मेदारी से आगे बढ़ाए और संगठन को मजबूत करे। तो पंकज चौधरी जी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन जो है उभर के आए हैं। उनका अनुभव, मैंने पहले भी कहा जैसा उनका अनुभव और इतिहास रहा है, निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत जो है 2027 में बनाएंगे। और हमारे सारे लोगों की यह उम्मीद है कि पिछले सारे जितने भी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें यह सबसे बड़ी जीत 2027 की होगी, क्योंकि बिहार की बयार जो है वह उत्तर प्रदेश में भी दिखने को मिलेगी। जिस तरह से 2010 का रिकॉर्ड जो हमने तोड़ करके बिहार में अपना चुनाव जीता है, निश्चित रूप से पिछले सारे रिकॉर्ड जो है हम तोड़ करके और 2027 में फिर से एक बार योगी जी के नेतृत्व में वहां की जनता जो है विकास का पहिया जो अनवरत घूमेगा। और देखिए विकास चाहती है जनता, और उत्तर प्रदेश आज इंजन जो ग्रोथ का इंजन है वो बन के पूरे ट्रेन की जो इंजन होती है वो उत्तर प्रदेश बना हुआ ग्रोथ इंजन। तो निश्चित रूप से जनता वहां पे विकास देख रही है। भले ये विपक्षी पार्टियों के नेताओं को ना दिखे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में जब जाएंगी तो ये बोलने की चीज नहीं है, महसूस करने की चीज है। आप वहां सड़कों से गुजरेंगे जब, तो सड़क से ही बताएंगे कि पहले से और अब में कितना फर्क हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से और अब में कितना फर्क हो गया है। चलिए बिल्कुल ठीक है रत्नाकर जी, अब ये देखना होगा कि 2027 में आपका परचम कितना लहराता है, जिस तरीके से विकास की आप बात कर रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है, चर्चा को यही रोकेंगे। आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए फिलहाल किरण क्षेत्र में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।